सुप्रभात विद्यार्थियों। इतिहास की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज हम ये पार्ट थर्ड के प्रथम प्रश्न पत्र आधुनिक भारत के इतिहास के अंतर्गत 1857 की क्रांति के स्वरूप या प्रकृति पर चर्चा करेंगे। कल के वीडियो में हमने 1857 की क्रांति के कारणों पर प्रकाश डाला था। 1857 की क्रांति के कारणों को यदि हम एक लाइन में डिफाइन करें तो हम कह सकते हैं कि 1857 की क्रांति जो है भारतीय जनता के राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक, प्रशासनिक और सैनिक असंतोष का परिणाम थी। देखते हैं ये क्रांति थी, इस क्रांति का स्वरूप किस प्रकार का था, इस पर इतिहासकार एक मत नहीं है। इतिहासकारों ने भिन्न भिन्न मत इसकी प्रकृति के संबंध में प्रकट किए हैं। जो अंग्रेजी इतिहासकार हैं और जो साम्राज्यवादी प्रकृति के विद्वान थे, उन्होंने इसे केवल सैनिक विद्रोह की संज्ञा दी है कि ये केवल सेना तक सीमित थी और इसे जनसाधारण का समर्थन प्राप्त नहीं था। समकालीन कुछ भारतीय भी इसे केवल सैनिक विद्रोह ही मानते हैं। कुछ इसे सर्वश्रेष्ठता के लिए श्वेत तथा काले लोगों के बीच संघर्ष की संज्ञा देते हैं, तो कुछ इसे हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र मानते हैं, तो राष्ट्रवादी भारतीय इसे सुनियोजित राष्ट्रीय आंदोलन या प्रथम स्वतंत्रता संग्राम मानते हैं। तो हम देखेंगे एक एक मत का समर्थन किन विद्वानों ने किया है और उस मत के पक्ष में इनके क्या तर्क है, इन सब का अपन थोड़ा अवलोकन करेंगे। तो सर्वप्रथम हम देखते हैं 1857 की क्रांति सैनिक विद्रोह के रूप में। सर जॉन लॉरेंस और जॉन सीले का मत है कि 1857 का विद्रोह केवल एक सैनिक विद्रोह था, जिसे जनता का समर्थन और सहयोग प्राप्त नहीं था। यह केवल कुछ रियासतों तक ही सीमित था। अधिकांश रियासतों ने इसमें अंग्रेज़ों का साथ दिया था और वो भी वो रियासतें थी जो डलहौजी की विलय नीति के कारण अंग्रेज़ों से नाराज़ थी। और ब्रिटिश सरकार जो भारत में एक वैध सत्ता थी, उसने अपनी जिम्मेदारी के कारण इस विद्रोह का दमन किया और पुनः कानून और व्यवस्था की स्थापना की। मुंशी जीवनलाल और मोइनुद्दीन जो उस समय 1857 में दिल्ली में थे, दुर्गादास बंदोपाध्याय जो उस समय बरेली में थे, और सर सैयद अहमद खां जो उस समय बिजनौर में सदर अमीन थे, इन तत्कालीन भारतीयों ने भी 1857 की क्रांति को केवल एक सैनिक विद्रोह ही माना है। यह सही है कि 1857 की क्रांति एक सैनिक विद्रोह के रूप में प्रारंभ हुई थी, मगर सभी स्थानों पर यह सेना के विद्रोह तक सीमित नहीं रही और न ही सभी सैनिकों ने विद्रोह किया। अधिकांश भारतीय सैनिक सरकार के पक्ष में लड़े। जो क्रांतिकारी थे या अंग्रेजों की नज़र में जो विद्रोही थे, वो जनता के प्रत्येक वृक्ष आए। किसान से भी आए, सेना से भी आए, जनसाधारण से भी आए, सामंत भी थे, राजा भी थे। जैसे अवध में इसे जनता का समर्थन मिला, बिहार में भी कुछ जगह इसे जन समर्थन प्राप्त हुआ। और क्रांति के बाद अंग्रेज़ों ने हज़ारों असैनिक लोगों को भी क्रांति में सम्मिलित होने के अपराध में दंड दिया। ये सारी चीज़ें बताती है कि 1857 की क्रांति केवल सैनिक विद्रोह नहीं थी, सैनिक विद्रोह से ये कुछ ज़्यादा थी। दूसरा जो मत है वो हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र या मुस्लिम सत्ता की स्थापना का पुनः प्रयास करना है। जेम्स आउटरम और डब्ल्यू टेलर ने यह मत प्रतिपादित किया है कि 1857 की क्रांति हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र का परिणाम थी और जिसमें मुस्लिम शासकों ने हिंदू प्रजा की शिकायतों से लाभ उठाने का प्रयास किया था। स्मिथ ने भी इसी मत का समर्थन किया और लिखा है यह हिंदू शिकायतों के आड़ में मुस्लिम षड्यंत्र था। मगर हम इस मत को भी सही नहीं मान सकते हैं, क्योंकि बहादुर शाह जिसे कि इस क्रांति का नेता घोषित किया था, उसने
स्वेच्छा से इस क्रांति का नेतृत्व करना स्वीकार नहीं किया, वरन विवश होकर के उसने इसका नेतृत्व ग्रहण किया था। इसके अतिरिक्त देश के केवल 1/3 मुसलमानों ने ही इस क्रांति में भाग लिया था। कई मुस्लिम रियासतों और अधिकारियों ने तो अंग्रेज़ों का भी साथ दिया। इसके अलावा हिंदू और मुसलमानों ने अंग्रेज़ों के खिलाफ संयुक्त रूप से इसमें संघर्ष किया है। तो हम इसे केवल हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र या मुस्लिम राज्य की स्थापना का प्रयास भी नहीं मान सकते हैं। राष्ट्रीय विद्रोह या क्रांति बेंजामिन डिज़रेली जो 1857 के दौरान ब्रिटेन में कंजर्वेटिव पार्टी के एक नेता थे, उन्होंने 1857 की क्रांति को राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा दी है। अशोक मेहता ने भी अपनी पुस्तक द ग्रेट रिबेलियन में 1857 की क्रांति के राष्ट्रीय स्वरूप की व्याख्या की है। डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद, एल श्रीवास्तव, के एम पन्नीकर, सुंदरलाल, डॉक्टर एस.आर. शर्मा जैसे इतिहासकार भी 1857 के विप्लव को एक राष्ट्रीय क्रांति मानते हैं, जिसकी तुलना अन्य अमेरिका और फ्रांस की क्रांतियों से की जा सकती है। पन्नीकर ने लिखा है कि क्रांति का उद्देश्य अंग्रेज़ों को भारत से बाहर निकालकर देश में राष्ट्रीय राज्य की स्थापना करना था। इस दृष्टिकोण से यह गदर या विप्लव न होकर एक राष्ट्रीय क्रांति थी। परंतु चूँकि इस क्रांति का महत्व विश्व की अन्य क्रांतियों के समान नहीं है, इसलिए इसे राष्ट्रीय विद्रोह या क्रांति मानने में भी कई इतिहासकारों को आपत्ति है। अगला जो मत है 1857 की प्रकृति के संबंध में, वो है एलिया रीज का। उनका कहना है कि 1857 की क्रांति धर्मांधों का ईसाइयों के विरुद्ध युद्ध था। परंतु हम देखते हैं कि इस क्रांति के दौरान या विद्रोह के दौरान अलग अलग धर्मों के लोगों ने अपने अपने धर्म के नैतिक नियमों को जम करके तोड़ा, उनका मजाक उड़ाया, और न धार्मिक नेताओं का इन सैनिकों या क्रांतिकारियों पर कोई नैतिक नियंत्रण रहा। दोनों ही पक्षों ने मासूम जनता पर जो ज्यादतियाँ की, उसको छिपाने के लिए अपने अपने धर्मग्रंथों का सहारा लिया। हिंदू और इस्लाम धर्मानुयायियों द्वारा ईसाई धर्म मानने वालों का समर्थन किया गया, उनकी सेवा एवं सुरक्षा भी की गई। यदि भारतीय जो हिंदू और मुस्लिम थे अंग्रेज़ों का साथ नहीं देते, उनके घरेलू नौकर के रूप में, कुली के रूप में, उनके बच्चों की देखभाल के रूप में, सैनिक के रूप में, कुरियर के रूप में, अन्य सभी प्रकार से, तो भारत में अंग्रेजी राज्य समाप्त हो गया होता या ईसाई धर्म भारत में समाप्त हो गया होता। इसके साथ ही ईसाई लोग यानी अंग्रेज़ों ने क्रांति के दौरान इतनी ज्यादतियाँ की कि ऐसा कहा गया कि ईसाई जीते और ईसाई धर्म हार गया, हिंदू और मुस्लिम हारे मगर हिंदू और मुस्लिम धर्म जीत गया। इसलिए इस मत को भी हम सही नहीं मान सकते हैं। पांचवा जो इस क्रांति के संबंध में मत है वो टी.आर. होम्स का है। उन्होंने इसे बर्बरता और सभ्यता के मध्य युद्ध कहा है। होम्स का कहना है कि विद्रोह या क्रांति के दौरान दोनों ही पक्षों ने इतनी बर्बर ज्यादतियाँ की कि सभ्यता उनके समक्ष शर्मा जाएगी। दिल्ली, लखनऊ और कानपुर में यदि कुछ भारतीयों ने यूरोपीय स्त्रियों और बच्चों की हत्या की, तो अंग्रेज़ों ने कानपुर और इलाहाबाद में निर्दोष लोगों पर जो जुल्म ढाया वो बर्बरता की पराकाष्ठा थे। जनरल नील ने इलाहाबाद पर अधिकार करने के बाद इलाहाबाद में जो तांडव मचाया, जो बच्चों तक को नहीं बख्शा गया, बूढ़ों को, महिलाओं को, जिनको सरेआम फांसी दी गई पेड़ों पर, ये एक प्रकार से उन्हें सभ्य तो सिद्ध नहीं करती कि अंग्रेज सभ्य थे या ईसाई धर्म वाले सभ्य थे। लंदन टाइम्स के संवाददाता रसल ने उस समय लिखा
अंग्रेज़ों के या ईसाई धर्म वालों के निर्दयी अत्याचारों का वर्णन किस प्रकार उन्होंने किया कि मुसलमान अभिजात वर्ग के लोगों को जीवित ही सूअर की कच्ची खाल में सी दिया गया और सूअर का मांस उनके गले से नीचे उतारा गया। वास्तव में प्रतिशोध दोनों ही पक्षों ने लिया, मगर अंग्रेज शक्ति के मद में अधिक बर्बर हो गए। कोई भी राष्ट्र या जाति जो इस प्रकार के अत्याचार करती है उसे हम सभ्य नहीं कह सकते हैं। होम्स का मानना है कि जो अंग्रेज जो थे यानी ईसाई धर्म को मानने वाले वो लोग सभ्य थे और हिंदू और मुस्लिम वो असभ्य या बर्बर लोग थे। तो बर्बर लोगों ने सभ्य लोगों के विरुद्ध युद्ध किया, इसलिए इसे बर्बरता और सभ्यता का युद्ध कहा। मगर हम अंग्रेज़ों को भी उनकी निर्दयता के कारण सभ्य नहीं कह सकते हैं। स्वतंत्रता संग्राम के रूप में वीर सावरकर ने 1857 की क्रांति को एक सुनियोजित स्वतंत्रता संग्राम की संज्ञा दी है। 1957 ईस्वी में देश में 1857 की शताब्दी बहुत धूमधाम से मनाई गई, जैसे कि ये कोई स्वतंत्रता संग्राम हो। डॉक्टर एस.एन. सेन का भी मानना है कि यह स्वतंत्रता संग्राम ही था। उनका तर्क है कि क्रांतियाँ प्रायः एक छोटे से वर्ग का कार्य होती है जिसे जनता का समर्थन मिलता भी है और नहीं भी मिलता है। अमेरिकी और फ्रांसीसी क्रांतियों में भी ऐसा ही हुआ था। डॉक्टर सेन के अनुसार जो युद्ध धर्म की रक्षा के लिए युद्ध के रूप में प्रारंभ हुआ, यानी चर्बी वाले कारतूस से जिनसे हिंदू और मुस्लिम सैनिकों का धर्म भ्रष्ट हो रहा था, उससे इसकी शुरुआत हुई थी। उसने शीघ्र ही स्वतंत्रता संग्राम का रूप धारण कर लिया और इसमें तनिक भी संदेह नहीं कि विद्रोही एक विदेशी सरकार को समाप्त करना चाहते थे और उस प्राचीन व्यवस्था को पुनः स्थापित करना चाहते थे जिसमें दिल्ली का राजा ही वास्तविक प्रतिनिधि था। मगर इस स्वतंत्रता संग्राम के विपक्ष में तर्क देते हुए डॉक्टर R.C. मजूमदार लिखते हैं कि तथाकथित 1857 का राष्ट्रीय स्वतंत्रता का प्रथम संग्राम न तो यह प्रथम न राष्ट्रीय और न ही स्वतंत्रता संग्राम था। मजूमदार का कहना है कि भारतीय समाज के कुछ तत्व वैयक्तिक अथवा संगठित रूप से भारत के कुछ भागों में अंग्रेजों के विरुद्ध अवश्य लड़े, परंतु उनका उद्देश्य समकालीन जानकारी के आधार पर यही स्पष्ट होता है कि वे स्वार्थवश अथवा धार्मिक भावना से ही लड़े, न कि समस्त देश के हित में अथवा भारत को विदेशियों से मुक्ति दिलाने के लिए। इसलिए भी इसे स्वतंत्रता संग्राम नहीं कहा जा सकता है। कुछ विद्वान इसे सामंतों का विद्रोह भी मानते हैं या सामंतवादी प्रतिक्रिया भी मानते हैं। इनमें इतिहासकार मेलिशन हैं। उनका कहना है कि अंग्रेजों की राज्य विस्तार की नीति एवं देशी रियासतों के साथ दुर्व्यवहार के कारण अनेक सामंतों और जमींदारों को अपनी भूमि से हाथ धोना पड़ा था, जागीरों से हाथ धोना पड़ा था। इस कारण अंग्रेजों के विरुद्ध उनमें घोर असंतोष एवं घृणा की भावना विद्यमान थी। अतः उन्होंने क्रांतिकारियों का साथ दिया और चाहते थे कि अंग्रेज भारत से चले जाए। दूसरी तरफ इस विचार को भी हम पूर्ण रूप में सत्य नहीं मान सकते हैं, क्योंकि इसमें देश के मुट्ठी भर सामंतों ने संघर्ष में भाग लिया, जिसमें कोठारिया राजस्थान में कोठारिया, आहुआ इत्यादि के, कुशलगढ़ इत्यादि के सामंत थे। अतः ऐसे सामंतों का विद्रोह भी नहीं कहा जा सकता है। तो हम अब इस निष्कर्ष पर हम इसे क्या कहें? 1857 के स्वतंत्रता संग्राम सैनिक विद्रोह माने, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम माने, सामंतों की प्रतिक्रिया माने, सभ्यता और बर्बरता के मध्य संघर्ष माने, इसको क्या माने? इसमें वास्तव में आज भी एक राय नहीं, मतभेद है। निष्कर्ष रूप में हम ये कह सकते हैं कि 1857 का विद्रोह सैनिक विद्रोह था, क्रांति था या स्वतंत्रता संग्राम था, इस पर तो मतभेद हो सकता है। इसकी वास्तविक प्रकृति या स्वरूप कुछ भी क्यों न हो, मगर शीघ्र ही यह भारत में अंग्रेजी सत्ता के लिए एक चुनौती का प्रतीक बन गया। अंग्रेजी दास्ता से स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए लड़ते हुए जन्म ले रहे भारतीय राष्ट्रवाद के लिए यह एक चमकता हुआ उदाहरण था और इसे अंग्रेजों के विरुद्ध राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम का पूर्ण यश प्राप्त हुआ। अमेरिकी इतिहासकार स्टैनले वॉलफोर्ड को उद्धृत करते हुए हम इस वाद विवाद को समाप्त करना चाहेंगे कि 1857 की प्रकृति क्या थी। यह केवल सैनिक विद्रोह से अधिक था, परंतु यह प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम से कम था। यह मानना है अमेरिकी इतिहासकार वॉलपोर्ट का। इसके बाद हम देखते हैं कि 1857 की क्रांति से संबंधित
कई इतिहासकारों ने अपने ग्रंथ लिखे हैं, जिनकी सूची मैंने यहाँ देने की कोशिश की है, जिसमें आर.सी. मजूमदार में है, जिन्होंने अपने 2 ग्रंथों में 1857 की क्रांति की व्याख्या की है। इसका वर्णन इन ग्रंथों में मिलता है। पहला है ब्रिटिश पैरामाउंटेंसी एंड द इंडियन रेनेसा, और दूसरी आर.सी. मजूमदार की किताब है द सिपोई म्यूटिनी एंड द रिवोल्ट ऑफ 1857। शशिभूषण चौधरी या एस.बी. चौधरी की जो पुस्तक है वो है सिविल रिबेलियन इन द इंडियन म्यूटिनीज 1857 to 59। एस.बी. चौधरी की एक दूसरी पुस्तक है थ्योरीज ऑफ द इंडियन म्यूटिनी 1857, और सुरेंद्रनाथ सेन की पुस्तक का तो नाम ही 1857 है, 1857 है। इसके साथ ही पी.सी. जोशी की जो बुक है वो है रिबेलियन 1857। एच.पी. चट्टोपाध्याय ने इस क्रांति के ऊपर पुस्तक लिखी है, उसका नाम है द सिपोई म्यूटिनी ऑफ 1857 ए सोशल एनालिसिस। और एटी एम्बरी ने जो पुस्तक लिखी उसका नाम है 1857 इन इंडिया। के सेन गुप्ता की पुस्तक है रिसेंट राइटिंग्स ऑन द रिवोल्ट ऑफ 1857 ए सर्वे। आगे दिख नहीं रहा है। एरिक स्टोक की जो बुक्स है वो है द पीजेंट एंड द राज, और एस.बी. चौधरी की किताब और है, उसका नाम है इंग्लिश हिस्टोरिकल राइटिंग्स ऑन द इंडियन म्यूटिनीज एंड 1957। तो इस प्रकार इन 10-12 विद्वानों ने 1857 की, इसके अलावा हम महत्वपूर्ण किताब भूल गए वीर सावरकर की। और सावरकर ने जो पहली बार इसको जो स्वतंत्रता संग्राम माना है 1857 के विद्रोह को, उन्होंने पहली बार अपनी पुस्तक में द फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस में 1857 के संग्राम का वर्णन किया, द फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस। इसके साथ ही नेहरू की डिस्कवरी ऑफ इंडिया, मैल्कम की काजेज ऑफ द इंडियन रिवोल्ट, लुडलो की थॉट्स ऑन द पॉलिसी ऑफ द क्राउन, जॉन के की इंडियन म्यूटिनी। इसके अलावा भी और बहुत सारी पुस्तकें हैं। महत्वपूर्ण पुस्तकों की सूची मैंने यहाँ देने का प्रयास किया है। जय हिंद, धन्यवाद।